फसल क्रांति। सर्दी का मौसम है और फसल क्रांति अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हुए जगह जगह से कोशिश करता है कि आप तक कृषि की आधुनिक जानकारी पहुंचाते रहें, नई नई चीज़ें आपको बताते रहें। हमारे साथ इस समय जो हमारे ख़ास मेहमान हैं दीपक सिंह जी MLC अमेठी से, आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं। सर से हम जानेंगे कि कैसे इनका कृषि से जुड़ाव है और क्या जो तकनीकें हैं इनके क्षेत्र में किसान किस तरीके से अपनाते हैं, और जब बात किसानों की आय की होती है तो किस तरीके से किसान वहाँ पर अपनी आय को किस तरीके से किसान अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपका कृषि क्षेत्र से जो जुड़ाव है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल बाद में हैं, पहले किसान हैं। और मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र में या उधर के जो पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो खेती का बड़ा है, हमारे ज़िले में ख़ास तौर से अगर हम देखें, हमारे ज़िले में कहा जाता था एक सेगमेंट लो लैंड थी, तालाबी एरिया थी, एक सेगमेंट ऊसर था। तो पहले बिल्कुल नहीं होता था फसलें, लेकिन जब वहाँ 77 के बाद संजय गांधी सांसद हुए थे तो उन्होंने एक बहुत वृक्ष लगाओ और जिप्सम की खादें, लो लैंड से जल निकालने का, तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। बहुत सारे ऐसी हमारे कई जनपदों के ऐसे हालात थे जो ठीक हुए। तो अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग फसलें पैदा कर रहे हैं, और लेकिन अभी थोड़ा सा ज़रूरत है। हम मानते से एक दौर था जब इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ नारा था, उन्होंने यहाँ देश में अनाज पैदा करना शुरू किया। पहले उस दौर में लोगों के पास खाने को नहीं था, 80% आबादी खाना नहीं खा पाती थी। सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन उस क्रांति का असर ये हुआ कि आज छोटा किसान भी थोड़ा बहुत अनाज बेच लेता है, सेठ साहूकार पे डिपेंडेंट नहीं है। इतना अनाज हमारे पास स्टोरेज हो गया कि हमारी सरकारें कोई सी आएँ, लेकिन मुफ्त का अनाज, जो फूड सिक्योरिटी बिल भी पिछले मनमोहन सरकार में आ गया था, लेकिन उसके पहले भी हम अनाज देते थे मुफ्त में आम आदमी को। तो आज ये हम मानते हैं कि हम धान, गेहूँ, या जैसे हम गन्ना बेल्ट कह लें, जहाँ गन्ना होता है, कहीं आलू होती है, कहीं कुछ होता है, तो एक सामंजस्य बनाना चाहिए कि किस बेल्ट को किस तरह से जो ज़मीनें पड़ी हैं, धान के रेट कम हो जाएं, गेहूं के रेट कम हो जाएं, गन्ने के रेट कम हो जाए, उसके अलावा भी क्या पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम पैदा ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी, मैंने खुद पिछले 5-7 साल से हमने कोशिश करता हूं कि जो बिना केमिकल डाई यूरिया के अनाज पैदा के वही खाया जाए। तभी दोस्तों को भी जो संपर्क रहते हैं उनको भिजवाता हूँ। तो लेकिन अब उसको देखिए आप, अगर उनकी आय बढ़ानी किसानों की है, तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था ना जी, बिना केमिकल खाद के, गोबर की खाद से या किसी तरह से बना के खाद से लोग पैदा करते थे। हम तो देखते हैं, हम कर रहे हैं 4-5 साल से, तो पैदावार भी पहले जैसी हो गई है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत अगर सामान्य तौर पर कोई अनाज 20 रुपये का है तो 80-90 रुपये किलो बिकता है, 100 रुपये किलो बिकता है। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, और इसके लिए एक मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इसकी जागरूकता करते रहते हैं लोगों से, और किसानों के बीच में जाके इस बात को भी कहना चाहिए। किसान एक सामाजिक तौर पे कनेक्ट हो इसी तरीके से कि जो फसल ज़रूरत की हो, जिस फसल में खाने के अलावा ज़्यादा कमाई हो जाए, हम लोग करते हैं। ऐसे लोग और करना चाहिए। सर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आप भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं जैविक खेती को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक चैलेंजेस, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है जैविक खेती को लेकर कि प्रोडक्शन जो है उसमें कम होती है जैविक खेती में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को? देखिए, शुरुआत में थोड़ा कम ज़रूर होता है, 2-3 साल तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन 2-3 साल के बाद स्पीड पहले जैसी हो जाती है। हम लोगों की तरफ एक लो लैंड, तालाबी एरिया बोलते थे, जहाँ पे तो बिना केमिकल की ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि वहाँ 5-10 साल तक पानी भरा रहा, वो अपने आप में इतनी फर्टाइल ज़मीन हो गई है कि वहाँ पैदावार ज़बरदस्त होती है, बल्कि इतनी ज़्यादा होती है कि धान वान की फसलें बड़ी होकर गिर जाती हैं, ज़्यादा उस पर लोड हो जाता है। तो ये जैविक खाद, या जिस तरह से आदमी चीज़ों से डरते हैं कि नहीं हमको केमिकल खाद ही यूज़ करना है जो नुकसान करती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके बिना ही करें, लेकिन उसको भी करें। और अगर 2-3 साल के बाद करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा हेल्दी अनाज पैदा होगा, और आने वाला टाइम उसका है। आप देखिए, आज जिस दौर में हमने पहले कहा ना, पहले खाने को लोगों पे नहीं थे, फिर खाने को होने लगे। सब्जी
का मतलब बड़ा आदमी हो गया। पहले सब्जी बड़ा आदमी, लेकिन अब देखो सब्जी लोग खाते हैं ना, अब क्या हो गया, आदमी सब्जी में, अनाज में क्वालिटी फूड खोजता है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी फूड तो ऐसे आएगा ना, किस तरह से आपको कुछ अलग करना पड़ेगा उससे। और मेरा अपना मानना है कि मैं तो खुद तौर पे कि ये जो केमिकल वाली खादें, थोड़ा उनसे दूर जाना पड़ेगा। सर, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं और दायित्व तो बनता है कहीं ना कहीं कि जो चीज़, जो एक्सपीरियंस आप करते हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका वो जो जनता है उस तक उनकी सेवा में अक्सर लगे रहते हैं और चीज़ें उन तक पहुंचाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जो आपके क्षेत्र की जनता है, आपके क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए किस तरीके से कार्य करते हैं? देखिए, जैसे बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं, जी। हम लोग उनके माध्यम से जुड़े रहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। मैंने हाउस में कई बार किसानों की आय दुगनी करने समय जो बातें मैंने आपसे कही, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, मैंने खुद सदन के अंदर मिनिस्टर को बताया कि आप किसानों की आय दुगनी करने की बात तो कही जाती है, लेकिन उससे आय दुगनी नहीं होगी, उसके लिए ये रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सबके यही दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो सोचता है कि थोड़ा ज़्यादा लोग सुन लें, तो कुछ लोग अमल भी करते हैं। अभी हमारे एक क्षेत्र के हैं इसौली के, वो बहुत बढ़िया इस पर फार्मिंग काम कर रहे हैं। उनके यहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं और वो अभी तो वो यहाँ तक कह रहे थे, उन्होंने कुछ बड़े लोगों नाम लिए कि वो उन्हीं के यहाँ से अनाज मंगा खाते हैं। लखनऊ के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सत्ता के बड़े करीब ताकतवर लोगों में से हैं। तो मुझे लगता है कि जब बड़े लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो जब उत्पादन होगा तभी तो और नीचे लोग खरीद पाएंगे उसको। तो आने वाला टाइम मुझे लगता है इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरत है और लोग करेंगे। सर, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा फैक्टर है किसान और खेती के मामले में। तो जब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना किया जाएगा, जैसा आपने बताया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी आपने बातें रखी वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ा है अभी तक किसानों की आय की? देखिए, सरकार ने हम अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उसने भी कहा था कि 2020 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, देश के रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हम 2020 तक 21 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की गई थी। लेकिन हकीकत उससे काफ़ी अलग है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, उसके पीछे कारण है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम जब उसकी कीमत निकालते हैं कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें लागत मूल उनके क्या रहे हैं, कितना लगा के वो अनाज को पैदा कर रहे हैं और वो उनकी मार्केट में उनकी बिक्री कितनी है, तो रेशियो जो पहले था 5 साल 6 साल पहले, रेशियो आज भी वही निकल रहा है। तो उसके लिए एक आधुनिक ढंग से खेती करनी पड़ेगी। आजकल तो बहुत सारे कंट्री के अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, उन्हें बढ़ावा देना। मेरे एक साथी हैं, गोरखपुर रहने वाले हैं, लखनऊ में उन्होंने बहुत बढ़िया एक पॉली फार्म बना रखा है। तो हमसे कह रहे थे कि 10 एकड़ का उनका जो लाभ आता है 50 से 60 लाख शिमला मिर्च के पैदा करने का आता है, तो 10 एकड़ में 50-60 लाख कोई फैक्ट्री नहीं दे पाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे गन्ना किसान, यहाँ गन्ना किसान मिल बेचता है अपने गन्ने को। हमारे यहाँ गन्ना किसान बहुत दिनों से, पहले कोल्हू बैल चलाता था, अब क्रेशर लगा लिया है, तो गुड़ पैदा करता है। गुड़ एवरेज 50-60 रुपये किलो बिकता है, तो वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। बागवानी में लाभ हैं, बहुत सारे ऐसे फलदार बाग हैं जिनमें लाभ है, उनमें खेतियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। सरकार के पास पूरे सिस्टम हैं, सरकार के पास पूरी चीज़ें हैं, और बिना राजनीतिक भेदभाव के उस इंदिरा गांधी से सीखना पड़ेगा जब हमारे देश में अनाज का टुकड़ा नहीं होता था। अमेरिका जैसी देश ताकतें हमें जबरियन ख़राब गेहूं खिलाने के लिए मजबूर किया करते थे, और बहुत उसके इतिहास हैं, और भारत कभी झुका नहीं है। तो नहीं लिया, हमने कहा हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होंगे, हमने खेती करना शुरू किया। तो अगर आज आगे बढ़ाने हमारे किसानों के लिए अच्छी बात करनी हो तो उसके तरीके निकालने पड़ेंगे। सबको, सभी पार्टियों को, सभी बड़े लोगों को मिलकर बैठकर किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा और उनके लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी किसानों की आय दुगनी होगी। अन्यथा 20 में कहा था नहीं हुई, 21 आ गया, 22 आ गया, 23 लग गया, तो आगे चुनाव में फिर बातें आएंगी। तो इसे पॉलिटिक्स से अलग रख के सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन सर, किसान, जब हम बात करते हैं किसानों के आगे बढ़ाने की, तो इनपुट कॉस्ट एक बड़ा सवाल रहता है, और किसान के दिमाग में आज भी वही चीज़ें हैं कि अगर वो यूरिया डालेगा खेत में या फिर केमिकल का यूज़ करेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा।
तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख रही है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट कम करे किसान और उसको इस बारे में बताया जाए कि भाई इससे फर्टिलाइज़र से या फिर रसायन के यूज़ करने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है, तो इसका भी एक बड़ा फैक्टर है। इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ एक कुमारगंज यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगती है। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर मनीष सिंह, प्रोफेसर हैं। जब पीछे गेहूँ में रोग लगे थे तो उन्होंने उसे एक आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि मट्ठा डालो, उसमें तंबाकू डालो, उसका मिक्सर बनाओ और गेहूँ पे डाल दो, कीड़े मर जाएंगे और कीड़े भाग जाएंगे। मुफ्त का काम हो गया ना। मट्ठे में पानी बढ़ाया और तंबाकू में मिलाया, कीटनाशक काम किया। तो वो अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें उन्हें बदले। किसान हमारा आज भी उतना जानकार नहीं है। खेती किसानी व्यस्त रहता है, जो जानकार है वो खेती कर रहा है। मैंने पहले भी बताया आपसे कि लोग पॉली हाउस पैसा कमा रहे हैं या ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। किसानों को लोन भी मिल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं बैंकों में दिक्कतें उनको आती हैं। तो जिस तरह से सरकार अन्य कार्यक्रमों को चलाती है, अपनी ब्रांडिंग करती है, वो किसानों के लिए तमाम सारे समाजसेवी संगठन हैं। आप जैसे कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। उनके समायोजन से किसानों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहिए, भरोसा देना चाहिए कि आपकी जो फसल उगेगी उसके लिए मार्केट है, उस मार्केट में हम इस फसल को ख़रीदेंगे और इसकी कीमत ये है। इस तरह फसल आप उगा रहे हैं तो उसकी कीमत कम है, इसमें ज़्यादा है, तो सबका समावेश रहे। हर तरह की केमिकल भी यूज़ करके खेती हो सकती है, क्योंकि हमारा भारत अब तो बड़ा निर्यातक भी है, तो बाहर भी भेजते हैं। तो तरह तरह के बहुत सारे देश जहाँ नहीं पैदा होता तो उनके लिए सब चीज़ें बराबर हैं। तो हम उस चीज़ों को समावेश करते हुए हर तरह की खेती पर हम जोर देके हम उसको कर सकते हैं। सर, अंत में चलते चलते जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और ये बातें हर कोई जानता है और कहता भी है, लेकिन उस अन्नदाता के सम्मान में हर किसी को किसानों के मामलों में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। किसानों के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। किसानी को प्रमोट करने के लिए, खेती को प्रमोट करने के लिए सभी को मिलकर साथ काम करना चाहिए। और किसान भाइयों से मैं अपील करूंगा कि वो एक अब लाभ की खेती करें। 30 साल पहले ही हमारा देश उत्पादक देशों में श्रेणी में आ गया। हम बाहर अनाज भेजने लगे थे। जो देश पहले खरीदता था या मंगाता था, तो अब हम चेंज होना चाहिए। क्योंकि 10 साल बाद चेंज होती है, 20 साल बाद, तब 30 साल हो गए हैं। तो चेंज करके एक नए स्वरूप में हमारे देश को आगे आना चाहिए और नए तरीके की खेती करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अमेठी से MLC दीपक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इनका किस तरीके से खेती से जुड़ाव है और किसानों को किन किन आवश्यक तब्दीलियों की ज़रूरत है अगर किसानों को अच्छी आय लेनी है। तो इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।